हेलो, नमस्ते एंड आप सभी का स्वागत है इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस में। और जैसा कि हम हमेशा से कर रहे हैं, हम आज भी इंडियन एक्सप्रेस का फुल एनालिसिस करेंगे इंक्लूडिंग द एडिटोरियल्स। तो सबसे पहले कि जैसा मैं आपको बताती हूँ कि हर बार कभी भी पेपर पढ़ो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आज के पेपर से मैं टॉप 5 या टॉप 10 ऐसी कौन सी हेडलाइंस है जो मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं बता पाऊँ। सबसे पहली चीज जो आज के न्यूज़पेपर में आई थिंक काफी ज्यादा हाईलाइटेड थी वो थी जो ट्रेड डील हम यूएस के साथ करने की सोच रहे हैं, उस पे बातचीत चल रही है, तो उसमें कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या निष्कर्ष निकाला है, वो चीजें। दूसरा आप देखोगे तो यूएस ने कल एक्चुअली रशियन ऑयल सप्लाई करने वाली, प्रोड्यूस करने वाली दो बड़ी कंपनीज, एक रॉसनेफ्ट जिसका आपने नाम सुना होगा, अगर आपने नायरा एनर्जी का नाम सुना है इंडिया में, जिसके काफी सारे पेट्रोल पंप्स भी ऑपरेट करते हैं, तो रॉसनेफ्ट और ल्यूकॉइन, इन दो कंपनीज पे बैन लगा दिया था और मना कर दिया है बाकी कंपनीज को भी इन कंपनीज से ट्रेड करने के लिए। बेसिकली यूएस ये कह रहा है कि रशिया जो ऑयल बेचता है बाहर, उसके पैसों से वो यूक्रेन वाला वॉर फंड कर रहा है। ठीक है, तो दो बड़ी खबरें तो ये थी। तीसरी चीज जो है वो पीयूष पांडे जी की जो डेथ हुई है, और काफी सारे जो मार्केटिंग, एमबीए, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, ये सारे डोमेन्स में ऑपरेट करते हैं, उन्होंने इनका नाम मतलब उनके लिए तो एक गॉड फादर फिगर होगा एक तरीके से। पर बहुत सारे कम लोग ये जानते हैं कि ये जो है इनका जो ताल्लुक है वो जयपुर से रखते हैं, सेंट जेवियर स्कूल से पढ़े हुए हैं, और उसके अलावा ये रणजी ट्रॉफी भी खेले हुए हैं राजस्थान की तरफ से। तो क्रिकेट में भी काफी अच्छा इनका नाम था। बट उसके बाद ऑब्वियसली मेजर रुख इनका एडवर्टीजमेंट की तरफ था। तो जितने भी आपने फेमस एड्स देखे हैं, फेविकॉल वाला, डॉक्टर फिक्सेट वाला, एशियन पेंट्स का, या फिर कैडबरी का, कुछ मीठा हो जाए कुछ खास हो जाए, वो सारे इनके द्वारा ही मास्टरमाइंड किए हुए एडवर्टीजमेंट्स थे। ठीक है, तो इनकी डिमाइस को लेके काफी सारे लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी है, वो चीज है। फिर चौथा चीज अगर हम देखेंगे तो वो दिल्ली का पोल्यूशन और दिल्ली की हवा, आई थिंक ये कांस्टेंट टॉपिक रहने वाला है। बट इसमें एक अच्छी चीज देखने को मिली है, वो हम जानेंगे कि क्या हुआ है। ठीक है, फिर पांचवा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है क्लाउड सीडिंग को लेके। अब क्लाउड सीडिंग को लेके आप बोलोगे कि मैम इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, अ, वो हम इस आर्टिकल को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। छठवा, यहाँ पे ना ये छोटा सा आर्टिकल आया है अंगाड़िया सिस्टम के बारे में। ये मुझे समझाना है आपको कि क्या होता है, क्योंकि एक बार स्पेसिफिकली अगर आप बैंकिंग सेक्टर से आते हो, या फिर आपने एनबीएफसीज में काम किया है, या फिर आपने गवर्नमेंट बैंक्स में पहले कोई काम किया है, तो अगर आप इंटरव्यू स्टेज में जाओगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ना ये 2-3 बार न्यूज में आ चुका है पिछले 1 महीने में। तो हम एक बार समझ लेंगे तो फिर आगे हमें टेंशन नहीं रहेगी कि ये क्या होता है। ठीक है, फिर अगर हम सेवेंथ आर्टिकल देखेंगे तो छठ पूजा से रिलेटेड है, बट हमने पहले भी इसको आर्टिकल में कवर किया है। फिर एक एट्थ आर्टिकल जो मुझे लगा काफी इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली अगर हम आज से 3 या 5 साल बाद देखेंगे तो शायद ये पोर्टल बहुत कॉमन हो जाएगा, और ये इसका नाम है उम्मीद पोर्टल। तो ये क्या होता है ये अपन देखेंगे, और इससे एम्स का कैसे नाता है वो भी हम जानेंगे। नाइन्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू बिहार का पॉलिटिक्स, तो थोड़ी बहुत चीजें हम जानेंगे उनके बारे में, और बाकी चीजें अपन रोज कवर कर ही रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है, तो वो चीज है। ठीक है, और पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफी सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अपन ने जो कल एसआईआर पढ़ा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, उससे रिलेटेड है। मैंने आपको एक दिन पहले ये आर्टिकल भी बताया था कि कैसे सब लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट पे अगर आप कोई एआई जनरेटेड कंटेंट लेते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई वो एआई जनरेटेड है। तो वो सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। फिर एक ये हिस्टोरियन है सुनील अमृत जी, इनको एक अवार्ड मिला है, उसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट फिर अपने कुछ एडिटोरियल्स हैं। और इकोनॉमी सेक्शन में अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं। एक तो ये वाला है, आई थिंक ये काफी ट्रबलसम है, कि देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में अगर आप देखोगे कर्जा बढ़ता जा रहा है, जो सरकारें हमारी कर्जा लेती हैं वो बढ़ता जा रहा है, जिसको हम पब्लिक डेट बोलते हैं। तो वो हम इस आर्टिकल में समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इकोनॉमिक सेक्शन वैसे भी बहुत लोगों का वीक ही होता है, तो और वहां पे वीक क्यों होता है, देखो होता क्या है, हम फिगर्स रट के जाते हैं, पर फिगर्स के बिहाइंड का जो एनालिसिस है ना, वो हमें पता नहीं होता। तो वो हम इसमें थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि बिहार इतना न्यूज में है, तो मखाना नॉमिक्स, ठीक है, वो जानेंगे कि मखाना सडनली आप देखोगे बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने विजिट भी किया था बिहार, और वहां पे उन्होंने नेशनल मखाना बोर्ड का इनॉग्रेशन किया है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत थी उसकी, मखाना बोर्ड पे क्यों 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एक चीज हमें और जाननी है वो ये वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एंड आई डोंट नो व्हाई मेजर हिंदी के अखबारों ने तो ये मिस ही कर दिया है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि अगर आप कोई और न्यूज एनालिसिस वगैरह फॉलो करते हो तो वहां पे ये टॉपिक को इतना रेलेवेंस दिया ही नहीं गया। बट अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में है, जो मर्जर एक्विजिशन करते हैं, उनके लिए आई थिंक ये मेजर न्यूज है
कि कैसे बैंक्स भी अब उस मर्जर एंड एक्विजिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पे लेंडिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आरबीआई, गवर्नमेंट एज अ होल इज नाउ बिकमिंग ट्रस्टिंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, और या फिर बैंक्स ऑल्सो यू कैन से। तो वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी, ठीक है। उसके अलावा ये मतलब आज के न्यूज़पेपर में मुझे लगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक ये वाला चीज भी है कि कैसे अभी आपने देखा था हमारे यहाँ पे कितने नए एक्सप्रेसवेज हाईवेज वगैरह बने थे और उसमें गड्ढे हो गए थे, सड़कें पूरी खराब थी। तो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या फायदा, आप मतलब नितिन गडकरी जी प्रॉमिस करते हैं कि एक्सप्रेसवेज बनाएंगे बट उस एक्सप्रेसवे में गड्ढे हैं। तो अब उन गड्ढों को रेक्टिफाई करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, इन्वेंट्री बनाने के लिए हम एक सिस्टम ला रहे हैं जिसको एनएसवीज बोलेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। इसके बाद तो बॉलीवुड सेक्शन है, और स्पोर्ट्स में अभी कुछ इतना इंपॉर्टेंट हुआ नहीं है। बट आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज कवर भी करी थी। एक 29 ईयर ओल्ड, सिर्फ 29 साल के एक अमेरिका के चेस के ग्रैंड मास्टर थे, डैनियल नार्डोत्स्की, और उनकी डेथ हो गई थी। और उनके ऊपर बेसिकली फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे एक रशियन प्लेयर ने, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि भाई कहीं ना कहीं वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो फॉल्स एक्यूजेशंस लगा रहे हैं कि वो चीटिंग करते हैं। तो हम एक बार ये समझेंगे कि चेस में चीटिंग कैसे होती है, ठीक है। क्योंकि चेस एज अ गेम अगर आप देखोगे, तो वो आपको पता है कि दो प्लेयर्स होते हैं, आमने सामने बैठे होते हैं, चेस का बोर्ड होता है, मूव्स चलते हैं। तो उसमें आप कैसे चीटिंग कर सकते हो वो अपन थोड़ा सा देख के चलेंगे। चेस या फिर चेस जिसको अपन बोलते हैं, इज अ वेरी फेमस स्पोर्ट राइट नाउ, और बहुत सारे लोग अब इसकी तरफ रुख ले रहे हैं, ठीक है। तो बस ये मैंने आपको मेजर मेजर न्यूज बता दी, टॉप 10 टेक अवेज आपके न्यूज़पेपर के। तो किसी को पूरा न्यूज एनालिसिस नहीं देखना, सिर्फ टॉप 10 टेक अवेज देख रहे हैं तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर देना, बट न्यूज एनालिसिस देखना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ, जो बता रहा है कि इंडिया और यूएस के जो ट्रेड डील होगी उस पे काम चालू हो चुका है। ऐसा बोल रहे हैं कि काफी हद तक डिस्कशंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अब बस लैंग्वेज, वो जो ड्राफ्टिंग होती है ना, उस पे काम किया जा रहा है। हमारे तरफ से आपको पता है, हमारे जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, वो भी यूएस गए हुए थे इस पे बात करने के लिए। और उन्होंने वहां पे ना एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, इनफैक्ट ये आपके इंटरव्यू के लिए काफी रेलिवेंट रहेगा, कि इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम देखें, हम अगर सिर्फ पैसों के उससे देखेंगे कि भाई हमारी जीडीपी सिर्फ $2.5 ट्रिलियन है, नहीं। बट आप मार्केट बहुत बड़ा हो, ठीक है। इंडिया के पास डेमोक्रेसी है। हम भी जब मेंस के आंसर्स लिखते हैं, हम इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, तो हम 4D या 3D अप्रोच की बात करते हैं कि इंडिया के पास डेमोक्रेसी है, ठीक है। एक हमारे पास अगर आप देखोगे डेमोग्राफी है, यानी हमारे पास यूथ और यंग नेशन बहुत है, ठीक है। एक हमारे पास डाइवर्सिटी है, समझ रहे हो, तो विभिन्नता है। तो यही पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि हमारे गन के ऊपर कोई हेड रख के, हमारे हेड के ऊपर कोई गन रख के, या फिर हमसे जबरदस्ती अपने टर्म्स एंड निगोशिएशंस पे कोई ट्रेड डील नहीं कर सकता। हम जो भी ट्रेड डील करेंगे वो फ्यूचर का सोचते हुए करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि आज इंडिया कहाँ है, बट हम ये देखेंगे कि आज से 20-30 साल बाद हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। आप मार्केट में ग्लोबल रिसेशन आया 2008-9 का, इंडिया को इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही इतना बड़ा था। हम वैसे भी एक्सपोर्ट ज्यादा कर नहीं रहे। पूरे विश्व में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया लेस देन 3% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जितना भी सामान बन रहा है वो मोस्टली तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, हमारे घरेलू कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है, हमारी विद इन द टेरिटरी विद इन इंडिया ही यूज हो रहा है। तो क्यों फिर हम कोई सब ऑप्टिमल डील करें? कोई डील हम ऐसी क्यों करें जिसमें हमें नुकसान हो रहा हो? तो हम अपने नुकसान वाली कोई डील नहीं करेंगे, और हमसे कोई जबरदस्ती तो डील करा ही नहीं सकता। जो भी डील होगी वो नेशनल इंटरेस्ट के या फिर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पे होगी, ठीक है। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो पेज 2 पे उन्होंने बताया है कि इंडिया और यूएस के बीच में ना अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है, क्योंकि यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, हमारे यहाँ से जो माल एक्सपोर्ट होता है उस पर टैरिफ लगा दिए थे। अब अगर आप डब्ल्यूटीओ पढ़ते हो, जो आपने मेंस के लिए पढ़ा भी होगा, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा होगा, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो 1995 में यूरुग्वे राउंड के जो डिस्कशंस हो रहे थे उसके बाद आई थी। तो ये जो 1995 में डब्ल्यूटीओ आया था, इसमें बोला था कि हमें विश्व में जो ट्रेड होती है, जो वर्ल्ड ट्रेड होती है, उसमें दो तरीके के बैरियर्स या फिर अटकलें होती है, ठीक है। एक तो होती है टैरिफ बैरियर्स, जैसे यूएस ने भी लगा रखा है कि हमारे जो सामान उधर जाएगा यूएस में, उसको आपने महंगा कर दिया, तो ऑब्वियसली वहां का फिर जो लोग होंगे, वहां के जो व्यापारी होंगे, वो हमारा सामान क्यों खरीदेंगे जब वो महंगे में मिल रहा है, ठीक है। एक तो होता है ये जिसको हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर्स, और एक होता है आपका एनटीबी, जिसको हम बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये क्या होते हैं? आपने बेसिकली सामान के ऊपर पैसा नहीं बढ़ाया। आपने ये नहीं बोला कि अगर आप इंडिया से सामान लाओगे तो आप पे 25% या 50% टैरिफ लगेगा, नहीं। आपने ये बोला कि आप इंडिया से इतनी ही क्वांटिटी का सामान ला सकते हो, मतलब 1 टन 2 टन ऐसे। या फिर अब इंडिया के सामान की क्वालिटी चेकिंग की जाएगी, और उस क्वालिटी को गंदा बताते हुए हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसे जो बैरियर्स होते हैं इनको नॉन टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं। तो इंडिया के साथ अगर हम बोले ना, ट्रेड जो हमारी होती है, अगर आपको पता ही होगा, तो यूएस के साथ हमारी जो ट्रेड होती है उसमें इंडिया को फायदा होता है, क्योंकि इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। बट
इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है अपना सामान, जो निर्यात कर रहा है, उसमें अधिकतम मात्रा सर्विसेज की है, ठीक है, गुड्स की नहीं है। तो और गुड्स में लगते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो उनको बेसिकली कम करने की बात करी जा रही है। फिर दूसरी प्रॉब्लम हमारी रशिया को लेके है। आपको पता है यूएस ने अभी सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया की 2 कंपनीज के ऊपर ऑयल्स को लेके, है ना, क्रूड ऑयल, और जो भी बैंक, इवन बैंक और कोई अमेरिकन एंटिटी है या कोई इंडिविजुअल है, अगर वो कोई काम करेगी इनके साथ तो उनपे भी सैंक्शन लग जाएंगे। तो फिर इससे इंडिया और यूएस के ट्रेड डील में फिर से एक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और यूएस जो है वो एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं। देखो, आपने जब इकोनॉमी पढ़ी होगी, वैसे तो हम इसको नोट्स में डाल देंगे और अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है। तो आप ये देखोगे, आपने 3-4 नाम सुने होंगे। एक होता है पीटीए, जिसको अपन बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। फिर इसी के आगे एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं एफटीए, यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसी के आगे एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सीईपीए, ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। फिर इसी के आगे एक और चीज आती है, वो होता है कॉमन मार्केट, है ना, या फिर कस्टम यूनियन। तो ऐसे करके एक दो कंट्रीज या कोई संगठन में चीजें ऐसे बढ़ती हैं कि पहले आपने डिसाइड किया कि ये 2 कंट्रीज, जैसे सपोज इंडिया और यूएस के बीच में जो आयात निर्यात हो रहा है, उसमें कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन जिन पे ही अपन जीरो टैरिफ लगाएंगे, मतलब जितना वो इंडिया में बिच रहा है उसमें बस थोड़ी सी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऐड कर दो, उतना ही फिर वो यूएस में बिकेगा। तो वो तो हो गया प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है कि ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स पे अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा, सिर्फ कुछ को छोड़ के, ठीक है। फिर उसी का थोड़ा आगे वाला रूप हो गया है अपना सीईपीए, और फिर उसी का थोड़ा आगे वाला रूप हो गया कॉमन मार्केट, जैसे आप ईयू में देखते हो, यूरोपियन यूनियन में देखते हो, ठीक है। तो इंडिया और यूएस भी अगर आप देखोगे तो अभी एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो नॉर्मल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं होगा जैसे अपन ने रिसेंटली अभी यूके के साथ, दुबई के साथ या अपने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करे, उस जैसा होगा कि कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ अलग अलग उसमें पैरामीटर्स होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है। फिर एक चीज और है, ये चीज मैं आपको बता रही थी कि पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि हम कोई भी डिसीजन ना तो हरी में लेंगे, ना कोई हमें जल्दबाजी है, ना हमारे सर के ऊपर कोई बंदूक रख के लिखवा सकता है, ठीक है। हम बेसिकली ये देखेंगे कि हमें हमें कहाँ पे फायदा हो रहा है, हम नए प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए, हम नए मार्केट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हम बेसिकली अपनी जो इंटरनल डिमांड है इकोनॉमी की, उसको और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ट्रेड डील हमेशा लॉन्ग रन में सोच के की जाती है, ये नहीं कि आज हम कहाँ पे हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि यूएस ये डिसाइड नहीं करेगा कि इंडिया का दोस्त कौन है और इंडिया का दुश्मन कौन है। ईयू या यूएस हमें ये नहीं बोल सकते कि हम किससे ऑयल खरीदेंगे किससे नहीं, ये प्योरली हमारा इंटरेस्ट है, हम किससे खरीदना चाहते हैं। तो ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है अगर आप देखो इंटरनेशनल अफेयर्स में, कि हमारे यहाँ का कोई मिनिस्टर जाके यूएस में ट्रेड डील में बैठ के वहां पे ये कह रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसी चीजें अगर आप इंटरव्यू में बोलते हो ना, तो डेफिनेटली मान के चलो कि यू विल गेट एन एज, ठीक है, क्योंकि वो उनको लगता है कि ठीक है, वो एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन से बात कर रहे हैं जो काफी टाइम से न्यूज को फॉलो कर रहे हैं। फिर इसी से रिलेटेड एक सेकंड आर्टिकल है, क्योंकि यूएस ने रशिया की 2 कंपनीज हैं, रॉसनेफ्ट और लूक ऑयल, ठीक है, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। तो अब हुआ क्या है, इस वजह से आप देखोगे इंडिया में और स्पेसिफिकली रिलायंस के साथ एक प्रॉब्लम आ गई है। अब आप बोलोगे मैम इस पूरी इक्वेशन में रिलायंस कहाँ से आया। देखो होता क्या है, इंडिया की अगर आप बात करोगे तो इंडिया में जितना भी क्रूड ऑयल हम यूज करते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल वही चीज है जिसको पेट्रोलियम रिफाइनरी में डालते हो आप। बेसिकली क्रूड ऑयल आया है ना, आपका कच्चा तेल आता है। अब कच्चे तेल से डायरेक्टली आप पेट्रोल नहीं निकाल सकते, उसको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको अपन लोग रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। और वो रिफाइनरीज में होती है बड़ी बड़ी, जैसे आपने सुना होगा जामनगर में रिफाइनरी है, बीना में रिफाइनरी है यूपी में, है ना, नुमालीगढ़ असम में रिफाइनरी है। तो रिफाइनरी में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मान के चलो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं जहां पे आपका कच्चा तेल जाता है और फिर बाहर निकलती है बहुत सारी चीजें। उसमें पेट्रोल भी होता है, आपकी नेचुरल गैस भी होती है, आपका डीजल भी होता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो एरोप्लेन में डलता है ना। तो मतलब बहुत सारी चीजें उसमें से निकलती हैं। अब होता क्या है, इंडिया को सपोज करो जितना भी कच्चा तेल चाहिए, उसका 85%, 85% जो है हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम बेसिकली बाहर से ले रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी के तौर पे, क्योंकि आपको पता होगा कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, तो यूएस और बाकी सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो पश्चिमी देश थे, उन्होंने रशिया से तेल खरीदने में कमी कर दी, तो रशिया के पास सरप्लस तेल हो गया। अब उसने क्या करा, इस तेल को थोड़ा सस्ते दामों में बेचने के लिए बोला। तो रशिया, इंडिया और चाइना दोनों इस वक्त मेजरली अपना जो तेल है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। एक तो हमारे पास भी पड़ेगा, हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी कम खर्चा होगा, और दूसरा वो सस्ता भी मिल रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अभी ऐसा हुआ कि हमारा जो 35% तेल है ना,
जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं वैसे हम 85% कर रहे हैं, तो लगभग आप मान के चलो 1/3 इसका हिस्सा जितना भी अपन इंपोर्ट कर रहे हैं वो सारा रशिया से ही आ रहा है, ठीक है। अब उसमें भी ये याद रखना, जो रशिया से तेल आ रहा है ना, उसका जो 50% से ज्यादा तेल है वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर यूज कर रहा है। मतलब अपन ने पहले पूरे देश का बताया, अब अपन ने बोला कि इसमें से जितना भी 50% से ज्यादा अपना तेल आ रहा है वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में कौन हो गया, रिलायंस, और दूसरी होगी नायरा। नायरा तो बेसिकली जो रशिया कंपनी है रॉजनेफ्ट, उसी की एक सब्सिडरी है इंडिया में। तो वो तो चलो आप मान लो कि रशियन कंपनी हो गई। तो इंडियन कंपनी रिलायंस ही आप देखोगे सबसे ज्यादा रशिया के तेल को लेके आगे रिफाइन करके फिर पेट्रोल वगैरह बना के एक्सपोर्ट कर रही थी। आपको पता है कि रिलायंस जो है लार्जेस्ट रिफाइनरी भी ऑपरेट करती है और सबसे ज्यादा मात्रा में ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बनाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो वो आगे एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। रशिया, यूके, यूएस, इन सबको एक्सपोर्ट करती है। अब होता क्या है कि यूएस ने सैंक्शंस लगाए, उसके बाद ईयू, यूके, यूएस सब ने बोला कि हम भी सैंक्शंस लगाएंगे, और कोई भी बैंक्स वगैरह भी जो इनके साथ काम करेगी इस ट्रांजैक्शन में उनके ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएंगे, ठीक है। अब रिलायंस ऑब्वियसली क्या हो गया, बीच में फंस गया। तो रिलायंस ही बोल रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट कोई गाइडलाइंस निकालेगी किसी भी चीज से रिलेटेड, तो हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, हम इस पे क्लोज नजर रख रहे हैं, ठीक है। और आप ये देख ही सकते हो कि करंटली अगर अपन ये बोले कि रोजनेफ्ट और ल्यूक ऑयल जो है वो करीबन इंडिया जितना तेल ले रहा है रशिया से, सपोज इंडिया रशिया से जितना भी तेल ले रहा है उसका 2/3 हिस्सा जो है वो सिर्फ ये दोनों अकेली कंपनी दे रही है। और ये दोनों अकेली कंपनी इतनी बड़ी है कि विश्व में जितना प्रोडक्शन हो रहा है ना क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का, उसका 5% उत्पादन अकेली ये दो कंपनी कर रही है। अकेला प्रोडक्शन 5% जो होता है ना वो दोनों कंपनीज मिलकर कर रही है। तो सोचो आप कितना ज्यादा क्रूड ऑयल इनके हिस्से में है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो रिलायंस है वो याद रखना, वो ये बोल रही है कि देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 रिफाइनरीज हैं, ठीक है, जिसमें हमें सारा कच्चा तेल लाते हैं और उसको रिफाइन करते हैं। वो ये बोल रहे हैं हम क्या करेंगे, इन रिफाइनरीज को सेग्रीगेट कर देंगे। एक रिफाइनरी में हम वो तेल को रिफाइन करेंगे जो रशिया से आ रहा है, और एक में जो रशिया से नहीं आ रहा है। तो जो रशिया से नहीं आ रहा है उससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हम एक्सपोर्ट कर देंगे, निर्यात कर देंगे यूएस, यूके, ईयू वगैरह में। और जो ये वाला है उसको हम इंडिया में सेल आउट कर देंगे, क्योंकि इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ईयू, यूएस वगैरह ने ये बोला है कि हमें कैसे पता लगेगा कि आप जो हमें प्रोडक्ट बेच रहे हो, पेट्रोल बेच रहे हो, डीजल बेच रहे हो, नेचुरल गैस बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, वो बेसिकली उस कच्चे तेल से रिफाइन होकर नहीं बनाया जो रशिया से आया है। तो उसके लिए आपको प्रमाण देने पड़ेंगे, आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। तो फिर बेसिकली रिलायंस ने इसका ये तोड़ निकाला है कि हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक एक मेजर न्यूज थी जो आपको पता होनी चाहिए। एंड एक चीज और है, याद रखना, हमारे यहाँ से जो रशिया से जो मेजरली ऑयल आ रहा है वो प्राइवेट सेक्टर यानी रिलायंस और रोजनेफ्ट की जो नायरा कंपनी है वो दोनों ही मेजरली इसको ले रही थी, तो उन पे ज्यादा आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और हमेशा याद रखना, आप बोलोगे मैम इंडिया नहीं माने, तो ऐसा नहीं होता। पहले भी आपको पता है यूएस के जब वेनेजुला से झगड़े चल रहे थे, ईरान से झगड़े चल रहे थे, तो उन्होंने उस पर सैंक्शन लगा दिए थे। ईरान का तो क्योंकि वो बोल रहे थे कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं, और वेनेजुला में आपको पता ही है क्योंकि वेनेजुला के अलग ही क्राइसिस चल रहे थे। तो तब भी इंडिया ने उसको फॉलो किया था और इंडिया ने ईरान और वेनेजुला से तेल नहीं खरीदा था। ऑल्दो सिचुएशन आज थोड़ी डिफरेंट है, हम रशिया से तेल खरीदना कंप्लीटली बंद नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा हमें मॉडिफाई तो करना पड़ेगा अगर हमें यूएस के साथ भी ट्रेड डील को कंक्लूड करना है तो, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये मेजरली 2 आर्टिकल्स थे, काफी बड़े आर्टिकल्स थे, लेकिन इनको समझना भी काफी जरूरी था। अब इन्हीं से रिलेटेड अगर आप नीचे जाओगे ना एडिटोरियल्स में, तो आपको इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल मिल जाएगा, 1 मिनट। हाँ, टैरिफ एंड सैंक्शंस वाला, जिसमें बताया है कि कैसे रशिया की जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यूएसए बोल रहा है कि रशिया को जो निर्यात करके कच्चे तेल को या इसके प्रोडक्ट्स को जो निर्यात करके पैसा मिलता है उससे वो यूक्रेन का वॉर फंड करता है, ठीक है। और हमें पता ही है कि यूएस हमारे ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन लगा चुका है। इंडिया, चाइना सबसे ज्यादा रशिया का तेल खरीद रहे हैं इस वक्त। ये दो कंपनीज मिलके 5% पूरे ग्लोबल आउटपुट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आपको क्वांटम देखना हो सिर्फ कि इंडिया और चाइना कितना माल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लगभग 2.8 मिलियन बैरल्स, एक बैरल में 159 लीटर के आसपास तेल होता है। तो अब आप सोच लो कितना लीटर तेल इंडिया और चाइना दोनों मिलके एक दिन में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि रशिया क्योंकि हमें सस्ता तेल दे रहा था, तो लगभग इंडिया ने $12 बिलियन 3 सालों में सेव किया है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो क्यों फिर हम यूएस से लेंगे, है ना। तो वो एक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये इससे रिलेटेड आर्टिकल था जो हमने यहाँ पे देख लिया।
फिर आता है तीसरा चीज, वो है बेसिकली देखो ये क्या है, आपको पता होगा, मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था, 2 दिन पहले, कि यूनाइटेड नेशंस जो है अपने 80 साल सेलिब्रेट करेगा, 80 years ऑफ इट्स कंप्लीशन, ठीक है। अब इसमें आती है यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करने की बातें। अब यहाँ पे जयशंकर साहब जो हैं वो भी गए थे, उन्होंने स्टैम्प वगैरह भी रिलीज करवाया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये बोल रहे हैं कि रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ ऐसे मेंबर्स बैठे हैं जो बार बार इंडिया के एफर्ट्स है कि भाई लश्कर ए तालिबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, या फिर उनके ही कोई फ्रंट हो गया, द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसको हम टीआरएफ के नाम से जानते हैं, इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करें। पर पर चाइना जो है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, जिसके पास वीटो पावर होती है, वो बेसिकली बार बार इसको वीटो कर देता है, और इससे मतलब टेररिज्म फैल रहा है। तो इंडिया बेसिकली ये बोल रहा है कि ये हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। और उन्होंने ये भी बोला कि यूएस जैसा देश जब इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट मान चुका है, तो फिर क्यों हम बेसिकली नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो रिफॉर्म की तो हमें सख्त जरूरत है, थोड़ा सा बदलाव लाने की तो हमें सख्त जरूरत है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। जो उसकी डिसीजन मेकिंग है कि भाई आज आपने बोला हम लश्कर ए तालिबा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित करेंगे, तो ये वो बोल रहे हैं कि जो डिसीजन है ना, तो ये पूरे की पूरी यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स का डिसीजन है, ना ही बेसिकली जो हमारी ग्लोबल प्रायोरिटीज है कि हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, टेररिज्म से लड़ना है, ना ये उसको सपोर्ट कर रहा है। तो फिर हम ऐसे डिसीजन ले क्यों रहे हैं। तो ये जो डिबेट्स हैं वो बेसिकली पूरे सबके ना होके सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच के रह गए, जैसे यूके यूएस हो गया, या फिर सॉरी यूएस और रशिया हो गया, या फिर यूएस और चाइना हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा पोलराइजेशन हो चुका है। वैसे आप देखोगे बहुत सारे इश्यूज पे तो ग्रिड लॉक है। फिर ऊपर से यूनाइटेड नेशंस का मेजर फंडिंग, उसकी बॉडीज की, उसके ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग आती थी यूएस से। यूएस अपने हाथ खींच रहा है। तो ऐसे टाइम पे जब आपके पास फाइनेंस का भी कंस्ट्रेंट है, तो उस समय आप यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स ला पाओ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है। तो उन्होंने वही कहा था कि ये जो सेल्फ प्रोक्लेम टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आपको पता होगा जो पहलगाम में इतना दर्दनाक अटैक हुआ था, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, जो लश्कर ए तालिबा का ही एक शेडो ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने बोला ऐसे टेररिस्ट जो खुद से बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, एटलीस्ट उनको तो हमें सैंक्शन करना ही चाहिए। और ये जो 2030 में हमने बोला था ना कि एसडीजीज हम अचीव कर लेंगे, इस पे भी बहुत स्लो काम चल रहा है। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, हमें इसको भी अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म लाने की जरूरत है, ठीक है। पीयूष पांडे जी पे आर्टिकल है, इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे एज सच, क्योंकि ये बहुत ही डीपली पर्सनल आर्टिकल हो जाएगा। आपको उनकी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, और जो थोड़ी मोटी चीजें थी जो पता होनी चाहिए थी, वो मैंने आपको इस आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करते वक्त बता दी थी, ठीक है। पर पढ़ना जरूर, एक इंसाइट होना हर चीज के बारे में अच्छा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। ये बेसिकली बता रहा है कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि दिल्ली की हवा प्रदूषित है, ठीक है। अब दिल्ली की हवा में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अपने को पता है कि दिल्ली की हवा में इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे चेक करते हो आप, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इंडेक्स में जो नंबर आता है उससे। तो दिवाली के दिन ये लगभग 350 के आसपास था, और कल अगर इसको देखा जाए तो वेरी पुअर कैटेगरी से निकल के ये पुअर कैटेगरी है तो बुरा ही अभी भी, लेकिन वेरी पुअर से थोड़ा पुअर में आ गया, तो थोड़ी बेटर कैटेगरी में आ गया, अभी लगभग 250 के आसपास हो जाएगा। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जस्ट पोस्ट दिवाली ही इतना AQI गिर जाए। तो उसके उन्होंने सबसे बड़ा रीजन बताया है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है, जो उत्तर पश्चिमी इलाकों से जो अपनी हवाएं आ रही है, ये बेसिकली हवाएं पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ आती है। अब नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में फसलों की बर्निंग होती है, स्टबल बर्निंग होती है, पराली जलती है, तो ये हवाएं अपने साथ स्मोक और ज्यादा पोल्यूशन लेके आती है। लेकिन इस बार फ्लड्स आ गए, आपके अभी तक पुरानी वाली फसलों की हार्वेस्टिंग भी पूरी तरीके से नहीं हुई है, और जो फार्म फायर्स हैं, जो स्टबल बर्निंग के इंसिडेंसेस हैं, वो पंजाब हरियाणा में ना होके इस बार यूपी के साइड में है ना, और बारिश भी अभी तक आ रही है। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि इस बार ये हवाएं अपने साथ पोल्यूशन नहीं ला रही, प्रदूषण नहीं ला रही, इनफैक्ट ये हवाएं यहाँ पे आके दिल्ली के प्रदूषण को खत्म कर रही है। ये सूखी हवाएं आती हैं, दिल्ली के प्रदूषण को अपने साथ एब्जॉर्ब करके आगे ले जाती है। तो इस वजह से आप देखोगे कि दिल्ली में इस बार पोल्यूशन आपको कम देखने को मिला है। इनफैक्ट इतना कम पोल्यूशन आपको सिर्फ एक तो कोरोना के टाइम पे देखने को, मतलब इतना कम पोल्यूशन आपको कोरोना के टाइम पे देखने को मिला था, जब सब लोग घरों में थे, तो ऑब्वियसली पोल्यूशन भी कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज है। फिर दूसरा, ये जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक होता है हाई प्रेशर, जिसको अपन लो टेम्परेचर, ठीक है, कम, मतलब दाब ज्यादा है और ताप कम है, और इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, मतलब दाब कम है और ताप ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है, ये तो हो गया आपका गर्मी का सीजन, जब टेम्परेचर आपका ज्यादा रहता है 30-40 डिग्री और प्रेशर आपका कम रहता है।
और ये हो गया आपका विंटर सीजन, जहाँ पे आपका हाई प्रेशर रहता है, यानी दाब ज्यादा रहता है और आपका टेम्परेचर ठंडा रहता है। तो जो ठंड के सीजन में आप देखोगे हवा हिलती नहीं है, ज्यादा हवा चलती नहीं है, हवा आपके ऊपर भारी भारी फील होती है, ठीक है, क्योंकि वो हवा ऊपर नहीं उठ पाती, वो भारी होती है, वो नीचे ही रहती है, और उसमें जो अपने पार्टिकल्स होते हैं, जो प्रदूषण के ये जो कण होते हैं, ये फंसे हुए रहते हैं, ठीक है। वही चीज अगर आप देखोगे गर्मी में क्या होता है, क्योंकि हवा लाइट होती है, हल्की होती है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो ऊपर जाती है। जब वो ऊपर जाती है तो अपने साथ प्रदूषण के जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो भी ऊपर ले जाती है, जिस वजह से आपको इतना हैवी फील नहीं होता। इसीलिए आप देखोगे जितनी भी प्रॉब्लम आती है ना पोल्यूशन की, ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन समर में गायब हो गया, इट्स जस्ट कि हवा चलने की वजह से आपको पोल्यूशन उतना फील नहीं हुआ, जबकि विंटर में यही पोल्यूशन हालत खराब कर देता है आपकी दिल्ली में, ठीक है। और दूसरी चीज इस बार जो कहा जा रहा है, एक अपने फिनोमिना पढ़ते हैं अपन जिसका नाम होता है टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, आपने अपनी बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा, जो मैं वैसे भी क्लास 6 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज ले रही हूँ, तो वहां पे वो लेक्चर जरूर देख लेना, 10-10 15-15 मिनट के ही है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप हवा में ऊपर जाते हो, हवा ठंडी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ जाते हो, आपको पता है ना कि आपका टेम्परेचर कम होता है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर का उलट जाना, उसका मतलब क्या होता है कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे ठंडी हवा है और ऊपर गर्म हवा है, अगर नीचे ठंडी है तो वो ऊपर उठेगी नहीं, वो दबी रहेगी, तो इससे आपको और ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होगी। तो इस बार क्या हुआ, टेम्परेचर इन्वर्जन भी नहीं, उल्टा भी नहीं है दिल्ली में, इस वजह से आप देखोगे दिल्ली का प्रदूषण थोड़ा कंट्रोल में वापस जल्दी आ गया। और सबसे ज्यादा मैंने आपको बताई थी, इस बार पराली जलने की खबरें जो है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है, पंजाब हरियाणा से नहीं। तो अच्छा ही है कि हमारी जो विंड है वो उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही है। एक चीज और याद रखना, ये जो हवा होती है, विंड होती है, इसका नाम बेसिकली कैसे दिया जाता है, जिस डायरेक्शन से ये आ रही है, जिस डायरेक्शन को जा रही है उससे नहीं, जिस डायरेक्शन से ये आ रही है, जिस दिशा से ये आ रही है। तो अगर आपको कोई लिख दे नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, मतलब उत्तर पश्चिमी हवा, इसका मतलब है वो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन से आ रही है। तो बचपन में आपने ये पढ़ा होगा कि भाई ऊपर हमने उत्तर बनाया, नीचे साउथ दक्षिण बनाया, यहाँ पे ईस्ट बनाया पूरब, है ना, और फिर यहाँ बनाया वेस्ट यानी पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम मतलब यहाँ, तो यहाँ से हवा इस डायरेक्शन में जा रही है, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब इसी से एक मिलता जुलता आर्टिकल और है, वो है कि दिल्ली में क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया था, तो आपको बताइए कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाउड सीडिंग कराने की बात करी गई थी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में, कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, वो आपको मैंने बता दिया था। पर ये एक लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आर्टिफिशियल रेन कराने से, क्या कृत्रिम वर्षा कराने से या क्लाउड सीडिंग करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपको ये बोलना है कि मैम कुछ हद तक शॉर्ट टर्म में, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इमीडिएटली तो आपको पता है कि वर्षा करने से जितना भी पोल्यूशन होता है वो कम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये तो बस एक ऐसा हो गया कि आपने एक वो स्मोक टावर लगाते हैं ना, वो लगा दिया कि कुछ दिनों के लिए तो वो काम करके स्मोक को कम करता है, लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण निकालते ही जाओगे तो वो कब तक बेचारा खींचेगा, समझ रहे हो। तो आपने आर्टिफिशियल वर्षा करा के जो अभी का पोल्यूशन था वो तो सोक कर लिया, लेकिन पोल्यूशन कोई ऐसा थोड़ी है कि आज करा फिर 5 दिन नहीं हुआ, तो वो 5 दिन में जो बढ़ा हुआ पोल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल करोगे। तो अल्टीमेटली तो आपको सोर्स जो है, ठीक है, उस पे से ही आपको प्रदूषण कम करना है, तभी आपका कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है बेसिकली अंगाड़िया सिस्टम के बारे में। देखो ये अभी क्या होता है, आपने दो रिलेटेड न्यूज थी, एक है डिजिटल अरेस्ट, आपने सुना होगा, आजकल ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, कि आपको कोई वीडियो कॉल आता है, ठीक है, उसमें पीछे कोई सीबीआई सीआईडी पुलिस ऑफिसर की वर्दी में कोई इंसान होता है, वो बोलता है कि आपका कोई पार्सल मिला है, हम नारकोटिक्स विभाग से बोल रहे हैं, हमने वो पार्सल पकड़ा है, उसमें ड्रग्स पाए गए हैं, और अगर आप चाहते हो, हम आपके अगेंस्ट से केस रजिस्टर कर रहे हैं जिसमें आप लंबा अंदर जाओगे, तो अगर आप चाहते हो कि आप इस केस में ना फंसो, तो हम एक अकाउंट दे रहे हैं, एक्सक्रो अकाउंट, उसमें अपने जितने भी ये पैसे हैं आप सारे उधर ट्रांसफर करो, ताकि आपके ऊपर इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग का केस और ना बने। समझ में आ रहा है आपको। और लोग फिर क्या होता है, एकदम ऐसे वीडियो कॉल आया, पीछे पुलिस की वर्दी में आपसे कोई बात कर रहा है, तो हड़का के बात कर रहा है, और वो पूरे टाइम आपको बोलते हैं आपको वीडियो कॉल पे ही रहना पड़ेगा, हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको वीडियो कॉल पे अरेस्ट कर रहे हैं। एक तो होता है फिजिकल अरेस्ट की, भान के ले गए आपको, अब थाने में डाल दिया। एक डिजिटल अरेस्ट मतलब वीडियो स्क्रीन पे ही आपको ऐसा लगेगा कि हम पुलिस की निगरानी में है, तो आप 24 घंटे उनके सामने बैठे रहते हो, जो काम करोगे वो उस पर आपकी नजर रहती है। अब एक तरीके के फ्रॉड थे, ठीक है, ये कोई पुलिस वाले वगैरह नहीं होते हैं, और इन इन इन्होंने मतलब इतना समझो कि करोड़ों लोगों को बेवकूफ बना के लाखों अरबों रुपए गायब कर दिए। अब ऐसा ही एक डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ था दिल्ली में, एक महिला थी उसके साथ, और उसने 7 लाख रुपए आप देखोगे डर के मारे के ट्रांसफर कर दिए, ठीक है।
बेसिकली वो जो नरेश गोयल साहब नहीं है जेट एयरवेज के, जिनके ऊपर केस लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का, उससे रिलेटेड इन्होंने बोला कि आपने कोई फ्लाइट टिकट वगैरह की बुकिंग करी थी, उसमें आपका जो पैसा था वो यहाँ यहाँ यूज हुआ था, और अब आप इसके अंदर वो आ गया है आपका नाम, अब हम आपके अंदर केस रजिस्टर करेंगे, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये पैसे ट्रांसफर करो। अब हुआ क्या, ये 7 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। अब इन्होंने शिकायत दर्ज करी, तो ये 7 लाख रुपए को ट्रेस किया गया कि भाई ये पैसे गए कहाँ, ठीक है, किसने निकाले, ताकि आप रियल कल्प्रिट तक पहुंच सको। तो उन्होंने ये पाया कि 7 लाख रुपए को एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाने के लिए उन्होंने कोई बैंकिंग सिस्टम या ये फोन पे गूगल पे इन सब का इस्तेमाल या फिर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। इन्होंने पुराना एक सिस्टम चलता था पुराने जमाने में, जिसको हम अंगाड़िया सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, अंगड़िया या अंगाड़िया। तो वो सिस्टम क्या होता था, इसमें बेसिकली सपोज करो कि एक जूलर की दुकान है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ इसका, ठीक है, उन जूलर की दुकान पे उनका पहले पापा चलाते थे, अब वो बच्चा है वो भी बैठता है। अब ये बच्चे के ऊपर जितने भी आसपास के व्यापारी हैं और दूसरे व्यापारी जिनसे वो रेगुलरली ज्वेलरी का काम करता है, उनका भरोसा है। तो आपको अगर एक कैश को हिलाना है, कोई ज्वेलरी आइटम, कुछ एक्सपेंसिव आइटम एक शहर से दूसरे शहर, सपोज जयपुर से अहमदाबाद पहुंचाने हैं, तो एक तो होता है आप कुरियर सर्विस यूज कर लो, पैसों के लिए आप बिटकॉइन वगैरह कर लो, या फिर आप बैंक से पहुंचा दो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सरकार की नजर में ना आए, है ना, टैक्स टैक्स ना लगे, तो आप इसको बोलोगे इस बंदे को कि यार आप ये सामान लेके चले जाओ, ठीक है, पर्सनली ये आइटम डिलीवर करेगा। और इसको बोलते हैं अंगड़िया सिस्टम। तो एक तरीके से पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम ना होके एक इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए कैश आइटम्स, एक्सपेंसिव आइटम्स सब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये बेसिकली लोकल लोगों का अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, ऑब्वियसली एक तरीके से इलीगली है, बट आपको पता होना चाहिए कि छोटी सिटीज में, बड़ी सिटीज में, हर जगह भी ये आज ऑपरेट करता है। और डिजिटल अरेस्ट के जो पैसे हैं उनको भी मूव करने में ये सिस्टम का यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद छठ पूजा को लेके आप देखोगे काफी ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट है। इनफैक्ट दिल्ली में आपको पता ही है, इस बार जो न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर है बीजेपी की, रेखा गुप्ता, उन्होंने तो बहुत सारे पैसे भी एलोकेट किए हैं, अभी और पैसे मांगे जा रहे हैं। लगभग 21 करोड़ रुपए इसमें एलोकेट किए गए थे, पर 33 करोड़ रुपए और मांगे जा रहे हैं घाट के कंस्ट्रक्शन के लिए, फैसिलिटीज वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि दिल्ली में 30% पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली मिथिला जो रीजन होता है, पूर्वांचल रीजन जो होता है अपना, यूपी बिहार से जुड़ता हुआ, वहां से आती है, जो छठ पूजा को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट सरकार ने तो, दिल्ली सरकार ने तो छुट्टी भी घोषित कर दी है ना, उस दिन जिस दिन आप देखोगे ये लोग डूबते हुए सूरज की पूजा वगैरह करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, रेखा गुप्ता जी कह रही है कि यमुना जो है उसका, मैंने आपको एक लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था ई फ्लो का, ठीक है, जिसको अपन इकोलॉजिकल फ्लो बोलते हैं, पारिस्थितिकी तरीके से बहना। इस तरीके से बहना कि उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो अच्छी प्रॉपर्टीज है एक नदी की, एक रिवर की, वो खराब ना हो। तो वो ये बोल रही है कि हम यमुना को साफ करके रहेंगे। अब ये तो वादे पता नहीं होंगे नहीं होंगे, बट पॉइंट इज कि एफर्ट डाले जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है कि एम्स ने एक पोर्टल बनाया है, जिसमें आप जो मिसिंग बच्चे होते हैं या मिसिंग पर्सन होते हैं या फिर कोई बॉडी होती है, कोई लाश होती है, अनआइडेंटिफाइड होती है ना, तो उसके उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि वो एक डीएनए डेटाबेस बना रहे हैं। और इस पोर्टल का नाम क्या रखा है उन्होंने, उम्मीद, जिसका नाम है अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिसिंग पर्सन आइडेंटिफिकेशन पोर्टल एंड डीएनए डेटाबेस। तो इसमें क्या है, अभी तक तो इसमें 1700 लोगों की ही नाम वगैरह है, उनकी फोटो है, ठीक है, उनका नाम है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, और साथ में उनका डीएनए है। तो सपोज करो कि आप जैसे आप ये पोर्टल खोलोगे, तो आप उस पोर्टल पे जब खोलोगे, आप रजिस्टर करोगे, आप वहां पे अ, आप जो आपके पास आपके घर में सपोज कोई मिसिंग पर्सन है, तो आप उसकी फोटो से यहाँ पे मैच कर सकते हो कि कोई फोटो मैच कर रही है क्या। और अगर आपको लगे कि हाँ यार कोई फोटो थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है, तो फिर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो अपनी ये फोटो वगैरह देने के बाद कि हमें इसका डीएनए डेटाबेस चेक करवाना है। तो उससे फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो जो मिसिंग पर्सन आप ढूंढ रहे हो और जो मिसिंग पर्सन यहाँ पे है वो सेम है या नहीं है। अभी तक तो 3 ही बॉडी आइडेंटिफाई हुई है, बट यूएस यूके जैसे अगर आप बड़े बड़े देशों में जाओगे तो वहां पे एक प्रॉपर डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पर इंडिया में अभी तक ऐसा कोई डेटाबेस था ही नहीं, जहाँ पे अगर कोई घूम जाए या किसी की लाश पड़ी है तो आप उसको बेसिकली चेक कर सको किसी पोर्टल पे जाके कि ये किसकी है ना। इंडिया में हर साल करीबन 50,000 तो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं, पता ही नहीं कि लाशों को क्लेम करने वाला कोई नहीं है। और 3 लाख लोग मिसिंग होते हैं, इसमें से 80-90% तो मिलते ही नहीं है, आइडेंटिफाई ही नहीं होते। तो ये डीएनए डेटाबेस अभी तो बहुत छोटा है कि 1700 ही इसमें नाम है, लेकिन धीरे धीरे इस पे जब काम होगा तो ये और बड़ा बन जाएगा, एक नेशनल डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, एक डेटाबेस प्रॉपर्ली तैयार किया जा रहा है डीएनए प्रोफाइलिंग का। ओके, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी की मदद से
क्राइम्स को और जो अपने होते हैं ना लाइफ को इजी बनाने की, क्राइम्स को हार्ड और लाइफ को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अभी इतनी बड़ी न्यूज नहीं है, बट जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि राज्यसभा के लिए पोल हुए थे। आपको पता होगा कि अपनी जो पार्लियामेंट है ना, उसमें दो हाउसेज हैं, एक तो है लोकसभा, है ना, और एक है राज्यसभा। एक छोटा हाउस, एक बड़ा हाउस। ठीक है, लोकसभा में आप जो इलेक्ट करते हो, लोगों के लिए वोट करते हो, वो आते हैं, और राज्यसभा में स्टेट्स जो होती हैं वो मेंबर्स भेजती हैं। तो हर स्टेट का एक कोटा है, जैसे राजस्थान के 25 मेंबर तो लोकसभा में हैं और 10 मेंबर हमारे राज्यसभा में हैं। वैसे जम्मू कश्मीर के 4 मेंबर्स जो थे वो राज्यसभा के लिए अभी इलेक्शन हुए थे उनके, और इसमें 3 मेंबर्स जो है वो तो वहाँ की जो अभी उमार अब्दुल्ला जी की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां से आए हैं, और एक बीजेपी का वहां पे सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये बस एक इम्पोर्टेंट था कि जम्मू कश्मीर की 4 सीटें हैं, है ना। फिर आएगा ये अपन जो 3-4 दिन से आई थिंक कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज, जो इलेक्टोरल रूल्स की चल रही है, अभी बिहार के लिए चल रही है। और मैंने आपको बताया ही था कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है जिस जिस भी स्टेट में अब 2025-26 से इलेक्शन आएंगे, वहां पे सब जगह ये SIR की एक्सरसाइज करी जाएगी, ताकि पुराने नाम को डिलीट कर दिया जाए, जो डेड हो चुके हैं उनके नाम हटाए जाए, और जो नए हैं उनको प्रॉपरली ऐड करके एक अच्छी इलेक्टोरल लिस्ट बनाई जाए। ठीक है, फिर एक ये थोड़ा सा आपको फैमिलियर बनाने के लिए कि बिहार में इस वक्त चल क्या रहा है। तो बिहार में क्या है, दो मेजर पार्टी है, एक तो आपकी बीजेपी लेड एनडीए कोलेशन जो होता है, उसका जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा अभी तक उन्होंने प्रॉपरली बोला नहीं है, बट उन्होंने नीतीश कुमार जी को बनाया है, जो अभी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है बिहार के। ठीक है, और दूसरी है बेसिकली आपका इंडिया ब्लॉक, जिसने 2024 के जो अपने लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें साथ लड़ा था। तो बिहार में इसको महागठबंधन कह रहे हैं, और उन्होंने बेसिकली तेजस्वी यादव जो आरजेडी के लीडर हैं इस वक्त, उनको अपना चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया है। और वाइस प्रेसिडेंट जो अपने डेप्यूटी सीएम है उसका चेहरा उन्होंने बनाया है मुकेश साहनी को। ठीक है, जो दूसरी पार्टी से आते हैं, क्योंकि एक तरीके से गठबंधन की सरकार है। ओके, अब इसी से रिलेटेड, क्योंकि बिहार में क्या हुआ है, दोनों ही पार्टीज ने, एनडीए वाले कोalition ने भी और महागठबंधन वालों ने भी बहुत सारा एआई से जनरेट करके कंटेंट डाला, स्पीचेस डाली। ठीक है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, दूसरे लोगों की इमेज को डाउन करने के लिए। तो अब इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टीज को ये ऑर्डर दिए हैं कि आप अब कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट अगर बना रहे हो, चाहे वो ऑडियो बना रहे हो, चाहे वो वीडियो बना रहे हो, चाहे वो इमेज बना रहे हो, तो उसमें जो 10% हिस्सा है, जैसे सपोज की इमेज बनाई तो उसका 10% हिस्सा, वीडियो बनाया तो उसका 10% का जो टाइम है, ऑडियो बनाया, कुछ बोलने वाली चीज बनाई तो 10% जो टाइम है, उसमें आप ये बताओगे कि कैसे ये जो आपको जो चीज दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है, वो एआई जनरेटेड है, सिंथेटिकल कंटेंट है, या फिर डिजिटली एनहांस्ड है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो ये एक दूसरे पे गलत क्लेम लगा रहे हो, किसकी आइडेंटिटी को हार्म कर रहे हो, है ना, तो वो सब नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा चीज पब्लिश नहीं किया जाएगा, ना ही आगे फॉरवर्ड किया जाएगा जो किसी की आइडेंटिटी के खिलाफ है, जो किसी पर्सन को गलत नजरिए से दिखा रहा है, मिसलीड कर रहा है अपने ऑडियंस को, क्योंकि इससे क्या होगा, फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते। अपने को ऐसे इलेक्शन चाहिए जहाँ पे सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि सब अपना इलेक्शन ढंग से लड़ पाए। ठीक है, और ये और इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, जैसे सपोज करो आपने कोई वीडियो बनाया पॉपुलर करने के लिए अपनी कोई स्कीम को, अब वो एआई से जनरेटेड है, तो पहला तो आपको उस पर 10% जो टाइम है वो बताना पड़ेगा कि हाँ ये हमने एआई से जनरेट किया है। दूसरा, आपको एजेंसी का नाम जो ये कंटेंट बना रही है वो हमेशा होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आपने कंटेंट बनाया है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपसे कभी भी बोल सकता है कि भाई हमें सारा एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो दो। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज थी। इसके बाद ये एक बुक है, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज, ये बर्निंग अर्थ, ठीक है, मतलब जो एनवायरनमेंट की, अपने पर्यावरण की जो हिस्ट्री है, ठीक है, 50 साल 500 सालों में, कि कैसे हमने पृथ्वी को चेंज किया, फिर पृथ्वी हमें चेंज कर रही है। हम पृथ्वी को चेंज करते हैं, पेड़ काटते हैं, और फिर पृथ्वी हम पे प्रकोप लाती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। ऑब्वियसली ऐसी किताबों को अपन नॉन फिक्शनल किताब बोलते हैं। देखो याद रखना, बुक्स दो टाइप की होती है, और स्पेसिफिकली जब आप अपना रीडिंग एज अ हॉबी लिखते हो तो ये तो सुन ही लो कि बुक्स दो प्रकार की होती है। एक होती है फिक्शन वाली, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं काल्पनिक, जिसमें कोई स्टोरी बुक्स बना दी वैसे। और एक होती है नॉन फिक्शन, जो असलियत में जो चीजें हो रही है उसी को बेसिकली आप राइटिंग के फॉर्म में दिखा रहे हो, है ना। तो जैसे आपकी ड्रामा हो गई, नॉवेल्स वगैरह हो गई, वो फिक्शन भी हो सकती है, नॉन फिक्शन भी हो सकती है। तो ये जो प्राइज मिला है सुनील अमृत जी को, ये इंडियन ओरिजिन है, इंडियन नहीं है, इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, तो जो इनकी किताब है वो नॉन फिक्शन है। और इन्होंने बताया है कि कैसे जो वॉर्स होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो सिर्फ इसके लिए नहीं है कि ये लैंड हमारा है, बट पानी, जंगल, फॉरेस्ट, लेबर, इन सब के लिए होते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं, ये जो वॉर और जो वायलेंस और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो देशों के अंदर हो रहे हो या फिर दो देशों के भीतर हो रहे हो, ठीक है, ये बेसिकली एनवायरमेंटल को भी क्राइसिस में डाल रहे हैं, ये एनवायरमेंट को भी नष्ट कर रहे हैं।
ठीक है। अब इसके बाद एक अपन ने, आई थिंक 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अपन ने एक क्लास पढ़ी थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे सरकार एक नई स्कीम लाएगी जिसमें वो लोग जो स्टेम फील्ड के अपने साइंटिस्ट बाहर हैं, रिसर्चर्स बाहर हैं, उनको बेसिकली इंडिया में वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल अपन ने उसी दिन देखा था और अपन ने बोला था कि सिस्टमिक चेंजेस करने की जरूरत है। उसी को ही थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये शोभित महाजन जी हैं जो मतलब बीजेपी में बेसिकली काम करते हैं। तो उन्होंने, आप देखोगे ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने बताया है कि कैसे इंडिया को है ना अपना पूरा रिसर्च का आर्किटेक्चर जो होता है, उसका आधारभूत जो ढांचा है वो ही चेंज करना पड़ेगा, है ना, अगर हमें सच में अपने एनआरआई टैलेंट को अट्रैक्ट करना है। वो ये बोल रहे हैं कि सपोज आपने बोला हम फंडिंग दे देंगे, हम इंस्टीट्यूशंस में लैब बनवा देंगे, हम उनको बेसिकली ऑटोनॉमी दे देंगे, बट वो बोल रहे हैं कि आज भी प्रॉब्लम है। आपने फंडिंग तो दे दी, पर फंडिंग एक्चुअली में जब डिस्पर्स होगी उसमें बहुत टाइम लग जाता है, उसमें बहुत सारा पेपर वर्क चाहिए, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होगी, आपने पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया, उसके बाद नया ट्रांस रिलीज होता है, फिर मैन पावर हायर करने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि पहले भी आपने ऐसी स्कीम्स चलाई थी, पर एनआरआई कोई बहुत लंबे टाइम के लिए इंडिया आए नहीं। इनफैक्ट वो आए, विजिट करे, अपने बच्चों को इंडिया के कल्चर के बारे में बताया और पेड वेकेशन जैसे लेके चले गए। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप सच में कुछ मतलब होता है ना, रियलिटी में कोई चेंज लाना चाहते हो, तो आपको रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, सिर्फ ग्रांट देने के साथ साथ, आपको ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। कि भाई आपको जो, आपको लैब सेटअप करनी है, तो लैब सेटअप करने के लिए आपको लैपटॉप हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, इनको खरीदने में, प्रिक्योर करने में सरकार की इतनी गाइडलाइंस होती है कि उनका पूरा जो दिमाग है वो रिसर्च से हटके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस को कॉपी करने में लगा जाता है कि भाई इसको हम कैसे करें, नहीं तो हम आगे लैब ही नहीं चला पाएंगे। तो ये जो मल्टीपल लेवल पे आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट है ना, रेगुलेशंस है, इसको हमें थोड़ा कम करना होगा। हमें बेसिकली ये जो ईज ऑफ डूइंग रिसर्च है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड आया है। अभी तक हम सिर्फ सुनते थे ये वर्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस करने को इजी बनाना है, वैसे वो बोल रहे हैं कि रिसर्च करना भी इजी बनाना होगा, ठीक है। हम, चाइना अपने जीडीपी का 2.5% से ऊपर खर्चा करता है रिसर्च में, इंडिया वहीं आप देखोगे 0.65 कर रहा है, 1% भी नहीं कर रहा, ठीक है। और वहीं अगर आप देखोगे जैसे चाइना है, वो ये बोल रहे हैं कि मैंने आपको एक प्लान बताया था कि चाइना ने एक 1000 टैलेंट प्लान शुरू किया था, जिसके अंदर उनका भी यही था कि जो बाहर उनके साइंटिस्ट उनको वापस वो चाइना में लेके आए। तो उन्होंने बोला चाइना ने उनको बढ़िया हाउसिंग दी, उनको ग्रांट दिए, उनको वीजा का प्रोसेस इजी कर दिया। साथ में आप देखोगे चाइनीज लोगों को ऑलरेडी बाहर यूएस वीजा और इमिग्रेशन में दिक्कतें आ रही थी, तो वो वापस अपने देश चले गए। दूसरा, आपको देखोगे कि चाइना में इतने सारे इंस्टीट्यूशन भी है, मैंने आपको बताया था ना, टॉप 100 में इंडिया का एक भी नहीं आता, चाइना के 5 आ जाते हैं। अपनी जो पहली रैंकिंग है वो दिल्ली की है 123 पे। तो बहुत सारी चाइना में और इंडिया में काफी सारी आप देखोगे अलग अलग कंडीशंस हैं। और इंडिया की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें बेसिकली स्कीम को और ज्यादा अच्छा बनाना होगा। हमें सिर्फ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाना, बल्कि एटमॉस्फेयर भी ऐसा देना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मैन पावर के साथ काम कर पाए, ठीक है। वो बोल रहे सैलरी तो इशू है ही, कि हमारे यहाँ पे जो सैलरी है, अगर आप देखोगे जो बाहर मिलती है, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ अगर 30 मिल रही है, तो चाइना में 1 लाख मिलती है और यूएस में 1,30,000 डॉलर मिल रही है। तो ऑब्वियसली सैलरी, अगर आप कम सैलरी पे किसी को काम करने को बोल रहे हो, तो आपको बाकी चीजें हो गई, जैसे उनकी हाउसिंग हो गई, उनके बच्चों की एजुकेशन हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी चीजों को अच्छा करना पड़ेगा ताकि लोग आपकी कंट्री में वापस आने को अट्रैक्ट हो, ठीक है। फिर आता है ये वाला, इसराइल गाजा को लेके। आपको पता है कि ट्रम्प साहब पिछले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते से यही गा रहे हैं कि मैंने इसराइल गाजा का युद्ध रुकवा दिया। उन्होंने बोला 3 फेज में हम, ये जो सीज फायर होता है जहाँ पे अब कोई भी देश एक दूसरे पे फायरिंग नहीं करेगा, तो उन्होंने सीज फायर का प्लान बनाया। 3 फेज का वो प्लान था कि पहले फेज में से फायरिंग रुकेगी, दूसरे और तीसरे चरण में आप देखोगे कि वापस से रिकंस्ट्रक्शन होगा, एक्सचेंज किए जाएंगे, है ना, गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और सीज फायर को और ज्यादा लंबे समय तक लिया जाएगा। तो अब हुआ क्या, आपको पता है कि इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने बेसिकली एयर स्ट्राइक कर दी थी, है ना, और सीज फायर को वायलेट कर दिया, ये बोल के कि जो गाजा है उन्होंने फिर से अटैक किया। पर आप ये देखोगे कि यूएस जो है अभी काफी सीरियस है इसराइल गाजा के युद्ध को रुकवाने के लिए। उन्होंने बेसिकली तुरंत ही, ये आर्टिकल है और एक आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, कि यूएस क्या क्या एक्शन ले रहा है इंश्योर करने के लिए कि इसराइल गाजा का युद्ध ना हो। जो इसराइल के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनको लिटरली मतलब, आप इसराइल में अपनी यूएस की फोर्सेस भेजी, उन्होंने वहां पे इसराइल में ही एक सीएमसीसी करके सेंटर बनाया है जिसको सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर बोलते हैं। उन्होंने खुद के अपने यूएस के वाइस प्रेसिडेंट को वहां भेजा है कि आप वहां पे ऑन ग्राउंड जाके चेक करो कि कोई भी सीज फायर जो है ना तो इसराइल तोड़े ना गाजा तोड़े, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो इस सीज फायर अग्रीमेंट की।
उसमें जो भी आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, लॉजिस्टिक असिस्टेंस चाहिए, वो सिक्योरिटी असिस्टेंस चाहिए, वो सारा मिले। ठीक है, इस प्लान को आपको पता ही है सपोर्ट करने के लिए यूके, कनाडा, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क सब आगे आए हैं। इजिप्ट और जॉर्डन वगैरह भी आ गया है। एनजीओज और बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्योंकि आपको पता ही है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम चल रही है, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। तो आपका WFP हो गया, फाओ हो गया, ये सब भी वहाँ पे कुछ एड पहुंचाना चाहते हैं, तो वो सब भी आप देखोगे इस सेंटर को और मजबूत करने में जोर देंगे, ताकि वो भी अपना काम कर पाए। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जो यूएस का विजिट हुआ है ना, एक तरीके से इतने सारे डिप्लोमेट्स को उन्होंने एकदम से भेज दिया है वहां पे इंश्योर करने के लिए सीज फायर मेंटेन रहे। ये बेसिकली बताता है कि कितने सीरियस है ट्रम्प साहब इसको लेके। ठीक है, और वो ये नहीं चाहते कि इसराइल जो है वापस, या गाजा इसराइल के बीच में जो युद्ध है वो वापस छिड़ जाए। देखो पॉइंट क्या हो रहा है कि इसराइल और गाजा के बीच में ये जो अपन बोलते हैं ना इतना स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि हमास ये बोलता है, जो गाजा के ऊपर रूल कर रहा है इस वक्त, तो हमास ये बोलता है कि हम अपने हथियार नहीं देंगे जब तक कि हमें एक सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती कि इसराइल हम पे वापस अटैक नहीं करेगा। और इसराइल ये बोल रहा है जब तक कि हथियार नहीं छोड़ेंगे तब तक हम बेसिकली अपनी पोजीशन मेंटेन करेंगे। तो दोनों ही अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, इसलिए आप देखोगे बीच का समझौता बहुत मुश्किल हो गया था। आपको पता ही होगा कि जो इजिप्ट है वो भी बेसिकली यूएस के साथ है ना। इजिप्ट भी कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट इजिप्ट और गाजा की जो राफा क्रॉसिंग थी इसको वापस से खोल दिया गया है, इसराइल ने मना कर दिया था। बेसिकली हुआ क्या, ये सीज फायर हुई, हमास ने यानी गाजा ने ये बोला कि अब ठीक है राफा क्रॉसिंग खोल दी गई है, और इसराइल ने मना किया नहीं, जब तक कि हम ऑर्डर नहीं देंगे तब तक कि राफा क्रॉसिंग नहीं खुलेगी। ठीक है, तो ये भी आप देखोगे सारे इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन ट्रम्प साहब का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। वो बेसिकली अपनी टीम भेजे हैं, वो CMCC खुलवा रहे हैं वहां पे, और ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं आपके कतर, इजिप्ट और टर्की। जो अपन ने एक आर्टिकल पढ़ा था ना सी राजा मोहन का, कि कैसे ये तीन अब नए देश बन के आए हैं जो बेसिकली वायलेशन जो होते हैं ना, और जो पीसफुल रेजोल्यूशन है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसराइल ना, देखो होता क्या है कि कोई भी कंट्री जब कोई वॉर की तरफ जा रही है और इतना एडमेंट है कि हम वॉर करेंगे करेंगे, तो उस देश में ना खुद का देखो पॉलिटिक्स क्या चल रहा है। इस वक्त वहां पे इसराइल में सरकार किसकी है, बेंजामिन नेतन्याहू की। उनकी अकेली की सरकार नहीं है, वो एक वाइट अपन बोलते हैं ना राइट विंग गठबंधन है, कोलेशन है। अब वो कोलेशन कभी भी टूट सकता है। ऊपर से आप देखोगे वो खुद करप्शन के स्कैंडल में फंसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कभी भी इंक्वायरी कर सकता है। दूसरी चीज आप देखोगे कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं ऐसा कह रहे हैं लोग कि वो गाजा को एज अ टूल यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एम को पूरा करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप देखोगे इसराइल गाजा के बारे में यहाँ पे लिखी गई थी, जो अपन ने आपको धीरे धीरे 2 आर्टिकल्स के माध्यम से बता दी। ठीक है, अब इसमें ना एक ये आर्टिकल अच्छा था कि कैसे केरला में अपन बोलते हैं ना शादियां होती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, तो केरला ने ये प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है कि आप वीडियो केवाईसी से, केवाईसी तो वही है जो अपन बैंकों के लिए करते हैं, आपको पता है आजकल बैंक भी वीडियो केवाईसी कराते हैं, आपका चेहरा का एक वीडियो बना लेते हैं 1 मिनट का, और उसके थ्रू वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई मतलब आप लेजिट हो या नहीं हो, है ना। तो वो केवाईसी जो बैंकों के लिए होती थी, आज वो केवाईसी केरला ने ऑनलाइन कर दी है मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, और आपको पता ही है कि केरला के ऊपर एक तो केरला डोम पे प्रोजेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। एक उन्होंने के स्मार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए। एक ये केरला ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट KFON, ठीक है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपको जो चीजें लगती है ना कि ये टाइम पास है और एकदम साइड में लिखी होती है, कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसी बस रेफरेंस के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान डिजिटल इनिशिएटिव्स ले रहा है बहुत सारे, तो कौन सी स्टेट से वो इंस्पायर हो सकता है, कि कौन सी स्टेट है, राज्य है जिसको वो देख के आगे के अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकता है, तो आप डेफिनेटली बोलना केरला। उसमें के स्मार्ट प्लेटफॉर्म का नाम बताना, उसमें KFN प्रोजेक्ट के बारे में बताना कि कैसे वो उससे पूरे केरला को इंटरनेट देना चाहते हैं फ्री में, स्पेसिफिकली पुअर लोगों को इंश्योर करना चाहते हैं कि लोगों के पास एक तो इंटरनेट हो, एक उनके पास आप देखोगे डिवाइसेस हो जैसे स्मार्टफोन वगैरह जिससे वो इंटरनेट को यूज कर पाए, और तीसरा उनको इंटरनेट यूज करना आता हो, लिटरेसी हो। तो ये तीनों चीजें आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी कि इंडियन एक्सप्रेस में ये अच्छी चीज आती है कि जो भी 40 साल पहले हुआ है उस पर्टिकुलर डेट पे तो वो बताते हैं। तो यहाँ पे अपने काम की 2-3 चीजें थी। एक तो उस दिन पे अर्जुन अवार्ड की घोषणा करी गई थी, तो PT उषा का आपने नाम सुना होगा, आपने शाइनी इब्राहिम, क्रिकेटर रावी शास्त्री, या फिर अपने बचेंद्री पाल जी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, उनको इस साल उस दिन पे अर्जुन अवार्ड देने के लिए घोषणा करी गई थी। वैसे ही हमारे जो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने UN में एड्रेस किया था और उन्होंने बताया था कि कैसे हमें सारे देशों को साथ में आना पड़ेगा अगर हमें भुखमरी, है ना, टेररिज्म, न्यूक्लियर आर्म्स, इन सबको खत्म करना है। उन्होंने बोला था कि स्टारवेशन जो है दुनिया में, भुखमरी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और उन्होंने कहा था कि हमें कलेक्टिव इंटरेस्ट में है कि हम अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करें। इससे किसी एक कंट्री का फायदा नहीं होगा, इससे सबका फायदा होगा। ठीक है,
इसके बाद अ, राम महादेव जी हैं, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है। वो बेसिकली उन्होंने लिखा है अनस्टेबल वर्ल्ड एंड स्टेबल पार्टनर पे। आई एम रियली सॉरी, आई थिंक मैंने शोभित महाजन जी को बीजेपी का बताया था कि नहीं नहीं, शोभित महाजन जी नहीं है वो, राम महादेव जी हैं, ठीक है, माधव जी हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इंडिया और आसियान के रिलेशन की। अभी इंडिया आसियान कहाँ से आ गया, 26 से 28 अक्टूबर को जैसे अपने यहाँ पे G20 की मीटिंग हुई थी तो सिर्फ उसी की बातें चल रही थी। तो वही चीज है कि 26 से 28 अक्टूबर के बीच में ईस्ट एशिया समिट होगी कुआलालंपुर मलेशिया में। ये ईस्ट एशिया समिट जो है बेसिकली इसमें 10 तो आसियान नेशंस हो गए आपके, प्लस 8 उनके उनके 6 फ्री ट्रेड मेंबर्स हो गए, ठीक है। प्लस आप देखोगे यूएस और रशिया, ये सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और यूएस के प्रेसिडेंट तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसमें जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर है वो भी आएंगी। पर इसमें व्लादिमीर पुतिन और जो अपने चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली नहीं आएंगे, इंडिया भी वर्चुअली पार्टिसिपेट करेगा इसमें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, इंडिया और आसियान के ना रिलेशंस को बताया है कि देखो आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो अपने साउथ ईस्ट एशिया मतलब ये इंडिया है, इंडिया का दक्षिण और उसका पूर्वी हिस्सा ये वाला हो गया। तो यहाँ पे थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, है ना, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी, फिलीपींस, ये सारे देश आते हैं। तो ये सारे देशों का एक संगठन, जैसे अपना सार्क है ना, साउथ एशिया के देशों का संगठन, वैसे ही आसियान है, साउथ ईस्ट एशिया, पूर्वी और दक्षिणी देशों का एक संगठन, उसको आसियान बोलते हैं। ये आसियान तो बहुत पहले ही बन गया था, लेकिन आप देखोगे इंडिया और आसियान के जो रिलेशन है उनकी शुरुआत होती है 1992 में, जब इंडिया ने दो चीज करी। एक तो हमने उनके साथ है ना हमारी इंडिया ने एक लुक ईस्ट पॉलिसी चालू करी थी, पीवी नरसिम्हा साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है। तो उनके टाइम पे हमने ये रिलेशन चालू करे। 1995 में हम आसियान के डायलॉग पार्टनर बन गए और 2002 में हमने समिट लेवल पार्टनरशिप कर ली। समिट मतलब क्या होता है कि दोनों देश मिलेंगे, एक प्रॉपर समिट होगी, उसमें बातचीत होगी, वो सारी चीजें। फिर आप देखोगे कि 2002 के बाद सीधा 2012 में हाँ, इंडिया और आसियान जो थे उन्होंने क्या करा, वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए एक दूसरे के। और यही चीज को आप देखोगे 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो हमने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट कर दिया, करेक्ट है। और दूसरा चीज था कि 2022 में, क्योंकि हम अपने 25 साल सेलिब्रेट कर रहे थे 2017 में, सॉरी 1992 से अगर आप 25 ऐड करोगे तो 2017 आएगा। तो 2017 में हम अपने 25 साल के जो अपने रिश्ते हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और हमने इंडिया और आसियान के रिलेशंस जो हैं उनको फिर अपग्रेड कर दिया। पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने और फिर हम बने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ठीक है। इतना हुआ कि 2018 में रिपब्लिक डे की परेड में हमने आसियान नेशन के जो हेड होते हैं, 10 की 10 आसियान नेशन के हेड, उनको इनवाइट किया था रिपब्लिक डे की परेड में, ठीक है। इनफैक्ट हमारे रिलेशन मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ इतने अच्छे हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे पहली जो कंट्री उन्होंने साउथ एशिया में विजिट करी थी वो इंडिया ही थी, ठीक है। तो ये है कि कैसे आसियान जो है एक इम्पॉर्टेंट है। और याद रखना वो ये बता रहे हैं कि इंडिया जब भी ईस्ट की बात करता है, पूरब की बात करता है या फिर एक्ट ईस्ट की बात करता है, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि आसियान जो है उसके सेंटर पे है, ठीक है। आसियान नेशन के बिना इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर ही नहीं सकते। आसियान उसके सेंटर पे है, आसियान सेंट्रलिटी है। और हम सिर्फ फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि इंडो पैसिफिक खुला भी रहे, फ्री भी रहे सबके लिए, और इंक्लूसिव भी रहे। इंक्लूसिव क्यों, कि छोटे मोटे जो देश हैं आसियान के भी या बाकी सारी कंट्रीज, वो भी इसके अंदर प्रॉपरली इंक्लूडेड रहे। और ये चीज मोदी जी ने 2018 का एक शांग्रीला डायलॉग होता है हर साल, उसमें उन्होंने कही थी कि एशिया अगर आपस में लड़ता रहेगा ना तो वो हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर एशिया आपस में कोऑपरेट कर ले, क्योंकि एशिया में आज बड़े बड़े देश आ रहे हैं, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान भी है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज। तो अगर ये देश आपस में कोऑपरेट कर ले तो वो सेंचुरी को, ठीक है, पूरे के पूरे आप देखोगे 100 सालों को आगे के लिए शेप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्यों मार्क किया है, नीतीश साहब इस वक्त लगभग 20 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और ठीक है, और फिर से आप देखोगे इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एनडीए की कोलिशन के अंदर। तो उनके बारे में अगर किसी को जानना है कि जिसको नीतीश नीति कहते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो ये आर्टिकल है वो है कि देखो होता क्या है कि दो पार्टीज हैं वो कोर्ट में गई, है ना। पार्टी ए के खिलाफ केस हो गया, मतलब एक को आपने मुजरिम मान लिया और बोला कि भाई आप बी को इतना पैसा दोगे,
तो ये कोर्ट का ऑर्डर निकल गया, जिसको अपन बोलते हैं कि कोर्ट ने डिक्री निकाल दी। लेकिन इस कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्जीक्यूशन पिटीशन आता है, जहां पे जो विनिंग पार्टी है, सपोज बी है, वो कोर्ट में जाके कहेगा कि आपने जो प्रॉमिस किया था मुझे, अब आप ए से बोलो कि वो अमाउंट मुझे दे। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन पिटीशन। तो कोर्ट में जो ये केस चला ए और बी के बीच में, इसको लग गए लगभग 5 साल, ठीक है। और ये जो एग्जीक्यूशन पिटीशन है, इसको ही लाने में लग जाते हैं 4 साल। तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इतने पहले उन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोला था कि आप देखो कि आपके यहाँ पे एग्जीक्यूशन पिटीशन पेंडिंग ना हो, इन सबको निपटाओ, ठीक है। और 6 महीने से ऊपर कोई भी डिस्पोजल पेंडिंग नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने वहां से बात नहीं बनी, तो उन्होंने हाई कोर्ट को ऑर्डर दिए कि आपके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, इन सबको बोलो कि ये सारा काम करें। और फिर से सुप्रीम कोर्ट अब यही बोल रहा है कि 6 महीने से ऊपर के कोई भी केस इसमें रहने नहीं चाहिए, 6 महीने से ऊपर कोई भी एग्जीक्यूशन पिटीशन नहीं होना चाहिए। तो ये तो फायदा ही क्या हुआ कोर्ट आने का। एक तो आप कोर्ट आए, इतना पैसा खर्चा हुआ, फिर कोर्ट ने ऑर्डर भी निकाल लिया, और अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट किसी को रिलीफ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कोई सेंस ही नहीं हुआ, कोई जस्टिस तो हुआ ही नहीं। तो इस चीज के लिए आप देखोगे कोर्ट ने ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये इशू निकाला था, और उन्होंने बताया था कि भाई क्या कारण है कि केसेस को 4-4 साल लग जाते हैं सिर्फ एग्जीक्यूट होने में। मतलब केस लड़े, डिसीजन निकाल दिया, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में 4 साल लग रहे हैं। तो बोल रहे थे कई बार लीगल काउंसिल अवेलेबल नहीं होता 40% टाइम पे, या फिर कोर्ट के प्रोसीजर्स पे स्टे लग जाता है, लोग आगे चले जाते हैं, है ना, या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो उन्होंने बोला चाहे कोई भी चीज हो, आप इन चीजों को देखते हुए इसको सॉल्व करो। फिर वो बोल रहे हैं कि इंडिया के खुद का जो कोड होता है, उसके अंदर मेंशन होता है कि जैसे आपने ये कोर्ट का केस निकाल दिया, उसके बाद कोर्ट भी ऐसे ही नहीं है कि आपको बोल देगी पैसे जमा करो। कोर्ट बेसिकली दूसरी पार्टी को चांस देगी कि आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है क्या, फिर से वापस एक कोर्ट केस खुल जाएगा। तो बोल रहे हैं जो इंडिया में हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, ये ही एक तरीके से इतना लंबा है, डिले कर देता है पूरी प्रोसेस को, ठीक है। लगभग 8 लाख बोल रहे हैं पिटीशन पेंडिंग है, केसेस पेंडिंग नहीं है, पिटीशन जिसमें ऑर्डर निकल चुका है, सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करना बाकी है, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जल्दी से जल्दी निपटाओ। फिर अपन ने एक, ये मैंने आपको बताया था, इंडियन एक्सप्रेस का खुद का ये रिसर्च करा हुआ आर्टिकल था पॉलिटिकल परिवार पे, जिसको अपन ने डायनेस्ट का नाम दिया था, जिसमें जिसमें अपन ने नेपोटिज्म, करप्शन, है ना, भाई भतीजावाद की बात करी थी। और मैंने आपको बताया था कि कैसे 5300 अपने एमएलए, एमपी, एमएलसी पूरे देश भर में मिला के जितने भी है, उसमें से 22% जो है वो या तो पुराने या फिर नए जो लेजिस्लेचर्स बनते हैं उनसे कोई ना कोई ताल्लुकात रखते हैं। तो ये उसी के संदर्भ में एक एक्सटेंडेड आर्टिकल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें जो मुझे काम की चीज लगी, जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है। आपको ही पता होगा कि 2024 में जो लाल किले पे इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ जो एमपी या एमएलए बनेंगे उस पे सिर्फ उन लोगों का हक नहीं है जिनके पिताजी एमपी या एमएलए थे, या जिनके चाचा एमपी या एमएलए थे, या फिर जिनकी बुआ एमपी या एमएलए है। इसमें फर्स्ट जनरेशन जिनके पहले कोई भी पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, ऐसे 1 लाख लोगों को, यूथ को हम पॉलिटिक्स में लाएंगे। अब है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उनको आप सिर्फ पार्टी का वर्कर बनाओगे, क्योंकि उसको बनाने से तो कोई हल निकल नहीं रहा, वो तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं। और दूसरा, अगर आप उनको सच में पावर दोगे, तो पुराने जो पावरफुल लोग हैं वो इस चीज का ऑपोजिशन नहीं करेंगे क्या। आज भैया आप ये बोल रहे हो कि जो पार्टी की टिकट मिलती है, एक कैंडिडेट बन पाना किसी पार्टी का बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें आपको पैसा लगता है, इलेक्शन महंगे होते जा रहे हैं। दूसरा, आपको पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट लगते हैं, आपको मशीनरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरा होता है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत पाओगे क्या, विनेबिलिटी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी की जब डेथ होती है, तो राजीव गांधी ऑटोमेटिकली एक प्राइम कैंडिडेट थे, क्योंकि उनके पास वो सारे कनेक्शन थे, उनके पास इंदिरा गांधी जी का नाम था, उनका सपोर्ट था। पर क्या ये नई जनरेशन के जो आप 1 लाख लोग बोल रहे हो, उनको मिलेगा क्या। उनके पास ना तो कोई एस्टेब्लिश नेटवर्क है, ना उनके पास कोई मैन पावर है। आप बोलोगे मैम आदमी क्यों चाहिए। आपको पता है इतने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कॉलेज वगैरह चलाते हैं, ये एंड में पॉलिटिक्स में क्यों घुसते हैं, क्योंकि फ्री में टीचर और स्टाफ मिल जाता है इलेक्शन का काम करने के लिए, ठीक है। इसलिए तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी नेटवर्क है, पैसा है, मैन पावर है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, तो वो ये बेसिकली इलेक्शन में आप देखोगे इजीली घुस जाते हैं। इसलिए आप देखोगे इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हो गई, ये एक तरीके से ना सर्कल बन रहा है। आपके पास पैसा है, आप पॉलिटिक्स में घुसते हो, और आप पॉलिटिक्स में घुस रहे हो तो आपके पास और पैसा आ रहा है। तो इस साइकिल को, इस सर्कल को ब्रेक कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। और ऐसा अगर हम देखें तो इंडिया में ना तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ है कि आप भाई डायनेस्ट नहीं हो सकते, या आप अगर एमएलए एमपी हो तो आपके पिताजी नहीं होने चाहिए थे, तो ऐसा कोई रूल तो है नहीं। ना ही हमारे यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो काफी अच्छा आर्टिकल है वैसे देखा जाए तो, मुझे तो बहुत पसंद आया ये। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो बता रहा है कि कैसे दुनिया भर में कर्जा बढ़ रहा है, जो सरकारें कर्जा ले रही है, जिसको हम पब्लिक डेट बोलते हैं, ठीक है। और ये किसने बताया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ जो होता है ना,
उसकी एक रिपोर्ट आती है फिस्कल मॉनिटर, जो आपके प्री एग्जाम में पूछी गई थी कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो ये आईएमएफ की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट आती है, उसने बताया है कि 2029 तक जो कर्जा है वो 100% से ऊपर होगा। इनफैक्ट आप देखोगे जो बहुत सारे विकसित देश हैं जैसे जापान, यूएस, यूके, वहां तो कर्जा ऑलरेडी 100 के पार है। जापान में तो 230% है, मतलब जितना वो कमा रहे हैं उससे 230% ज्यादा तो उनका कर्जा है। ठीक है, वही अगर आप देखोगे हालात थोड़े बेटर है, जो छोटी इकोनॉमीज होती है, जैसे चाइना का देख लो 96 है, इंडिया को तो काफी कम है, 81 है, और छोटी कंट्रीज देखोगे तो और कम है। ऐसा क्यों है कि बड़ी कंट्रीज को ज्यादा मिल रहा है, विकसित देशों को ज्यादा है, और छोटे मोटे देशों को कम है? क्योंकि विकसित देशों के पास एक तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और उनका मार्केट में एक्सपोजर ज्यादा है, और उनका मार्केट में ट्रस्ट ज्यादा है, तो उनको कोई भी दे देता है। जो छोटे मोटे देश होते हैं अफ्रीका वगैरह के, उनको बाहर से कर्जा भी नहीं मिलता, क्योंकि श्योरिटी नहीं है ना, कल कोई राइट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी और कर्जा ही डूब जाएगा। ठीक है, तो वो चीज है। तो सबसे पहले तो डेफिसिट क्या होता है और डेट क्या होता है। देखो, दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है कर्जा जिसको अपन बोलते हैं डेट, और एक होता है डेफिसिट जिसको अपन बोलते हैं कि चीजों में कमी है। ठीक है, डेफिसिट, डेट मतलब होता है कर्जा। आपकी सरकार ने इस साल कितना खर्चा किया और जो कम खर्चा पड़ा उसका उधार ले लिया, है ना, वैसे ही दूसरे साल, तीसरे साल। तो आज की अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, तो टोटल कर्जा कितना होगा, जितना भी हर सालों में लिया है सारा मिला के। और डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट होता है कि भाई कमी कितनी आई, मेरा इस साल आमदनी कितनी हुई, मेरा खर्चा कितना हुआ, और खर्चा मेरे अगर आमदनी से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं डेफिसिट। इनफैक्ट ये बोल रहे हैं जो कर्जे का लेवल आज चल रहा है मार्केट में, ये उस समय का है 1948 के लेवल जितना है, जब तो लेकिन वर्ल्ड वॉर हुआ था, और कंट्रीज को, जैसे यूरोप वगैरह के जितने भी देश थे, उन सबने मैसिव कर्जा लिया था, क्योंकि उनको वापस से अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना ज्यादा कर्जा हमने ले रखा है? तो लोग बोल रहे हैं क्योंकि का लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो डिफेंस हो गया आपका, क्लाइमेट चेंज हो गया, है ना, या फिर आपको एआई जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, गवर्नेंस को अच्छा बनाना है। और कई बार तो सरकारें क्या करती है, पुराने कर्जे को चुकाने के लिए नया कर्जा लेती है, तो वो कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे एक तो क्या होता है, आपका इंटरेस्ट जो आपको देना होता है वो बढ़ता है। फिर अगर सरकार कर्जे को ही चुकाने में अपना सारा जो पैसा ले रही है टैक्स पेयर का वो खर्च कर देगी, तो स्कीम्स वगैरह कब लॉन्च करेगी, है ना? तीसरा, उस पर बर्डन बढ़ता है तो वो गलत डिसीजन भी लेते हैं। चौथा, आप देखोगे